बाइंडिंग एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू disassemble a system into its smaller units या basic units। तो बाइंडिंग एनर्जी यानी वो सिस्टम जो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, उन यूनिट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो वो एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। यानी वो उन यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये बाइंडिंग एनर्जी। अब जब ट्रांजिशन मेटल की बात हो तो उनमें सपोज करें ये एक ट्रांजिशन मेटल का एटम है, ये दूसरे का एटम, इस तरह से ये उनके एटम्स हैं जो उनके स्मॉलर यूनिट्स हम लेते हैं। अब ये जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। यानी यहाँ पे इनमें ये इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन गैस मौजूद है जो इन सब एटम को आपस में जोड़े रखता है। एंड दिस सी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड serves as metallic bond। तो हम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें असल में हमने इस मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना होगा ताकि एटम एक दूसरे से अलग हो जाएं। अब ये मेटालिक बॉन्ड बना कैसे है कि ट्रांजिशन मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं s और d वाले, यानी दे आर ns and n-1d electrons are used to form the metallic bond। तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर एज ए नेगेटिव क्लाउड बना के फिरते रहते हैं और जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई रह गए हैं जो कर्नल्स कहलाते हैं। तो अब अगर हम एक कर्नल को देखें तो ये पॉजिटिव है और इसको हर तरफ से इक्वली नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। दिस इज वाई इट इज स्टेबल इन इट्स ओन पोजीशन। यहां से अब यह हटता नहीं है, तो इस मेटालिक बॉन्ड ने इसको जोड़े रखा है। तो अब हम अगर इन एटमों को अलग करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे कुछ एनर्जी ताकि ये मेटालिक बॉन्ड टूट जाए और इस तरह से ये एटम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो दैट विल बी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड है तो ये डिपेंड करेगा कि अब बाइंडिंग एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए किसको कम चाहिए। तो मेटालिक बॉन्ड depends upon एक number of
unpaired electrons. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी उसको सेपरेट करने के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इनका रिलेशन भी लिखते जाएं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, यानी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। Number of paired electrons is inversely proportional to binding energy. Pairing ज़्यादा होने लग जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। फर्दर 3 हमारा जो फैक्टर है वो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन s वाले हैं कि d वाले हैं। ns electrons and n-1 d electrons, इस पे भी डिपेंड करेगा कि अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में हैं तो वो ज़्यादा मूवेबल हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में हैं तो फिर उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये लोअर होगा शेल और जो NS है वो हायर होगा, तो इस वजह से डी पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में बहुत कम हिस्सा लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में अगर हम अब बाइंडिंग एनर्जी का ट्रेंड देखेंगे तो वो ट्रेंड हमें कुछ यूँ मिलेगा और उसमें फिर डिस्कशन देखते हैं कि उसमें फर्दर हम क्या समझेंगे। ये हो गई वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी और इधर ये सीरीज ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी एंड दीज आर एलिमेंट्स। ग्राफ स्केच करके आपको यूँ मिलेगा कि स्कैंडियम की बाइंडिंग एनर्जी, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह वेरिएट करता हुआ मिलेगा। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है इस तरह से, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएंगे तो ये हुआ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये हो गई इनकी वेरिएशन कुछ इस फॉर्म में। अब इस वेरिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए हमें, अगर हम अब बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए कि क्यों इसमें ये वेरिएशन आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो इसमें अगर हम स्कैंडियम देखें तो इसके ये हुआ 4s और
3d। तो स्कैंडियम के 4s2 यानी s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं एंड 3d1। फिर उसके बाद जो है टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। तो इसमें अब हमें ये मिलेगा कि 4s2 एंड 3d2। फिर चलते हैं वेनेडियम की तरफ, वो 4s2 एंड 3d3। फिर क्रोमियम की बारी आ रही है। क्रोमियम जो है वो 4s1 एंड 3d5 हो जाएगा। मैंगनीज 4s2 एंड 3d5। आयरन, अच्छा ये स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, ये 22, 23, 24, 25 एंड 26 आयरन, 4s2 एंड 3d6। तो अब डी में पेयरिंग शुरू हो गई है, इस तरह से ये 3d6 हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलेगा कोबाल्ट 27, 4s2 एंड 3d7। अब उसमें डी में 2 पेयर आ गए हैं। निकल 28, 4s2 और डी में अब एक और पेयर का इजाफा हो जाएगा, दिस वन एंड नाउ ओवर हियर। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा कॉपर 29। कॉपर 29 में अब ये होगा कि इसके s से इलेक्ट्रॉन डी में चल के उसको कम्प्लीटली फिल्ड करेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसके बाद जिंक है 30, तो उसमें 4s2 एंड 3d10। तो अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को, हमने कहा कि भाई ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर आप स्कैंडियम के ऊपर आते जाएं, डी सब शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और फिर जब आगे आते हो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और अनपेयर्ड कम रहे हैं। तो इस वजह से जिन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिन में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होती जा रही है। फिर साथ में डी इलेक्ट्रॉन जब कम्प्लीटली फिल्ड होने लग जाता है तो वो स्टेबिलिटी हासिल करना शुरू कर देता है, और साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। तो डी इलेक्ट्रॉन और जो एस इलेक्ट्रॉन है उनकी पार्टिसिपेशन मेटालिक बॉन्ड में कम होती है। तो ये था द रीज़न बिहाइंड कि हमें ये वेरिएशन जो है वो क्यों इस फॉर्म में मिल रहा है कि ऊपर फिर नीचे जा रहा है। तो एक ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है।